नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी फिल्मी गाइड आरजे निकिता। स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो उड़ान पर। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, आ गई हूँ मैं आपसे मिलने लेके प्रोग्राम बायोस्कोप। शनिवार का दिन है और 8 बज चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खूबसूरत सफर की, बायोस्कोप की। कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में बात हो पर फिर भी मुलाकात की जरूरत है। जिंदगी में सहारा हो फिर भी साथ की जरूरत है। आज आप सोच रहे होंगे, ये साथ, बात, मुलाकात, सहारा, ये कैसी बातें कर रही हूँ मैं। तो आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में व्हाइट कैन डे मनाया जाता है। अलग अलग जगह पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं ताकि एक दृष्टिहीन व्यक्ति को अगर कोई मदद करना चाहे तो किस तरह वो उसकी मदद कर सके। तो इसी विषय पर आधारित हम आपके लिए एक फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम है स्पर्श। ये फिल्म बनी थी 30 जनवरी 1980 को। इस फिल्म का दिग्दर्शन किया है साई परांजपे ने। इस फिल्म का निर्माण किया है वासु भट्टाचार्य ने। इस फिल्म का संगीत दिया है कनु रॉय ने। इस फिल्म के गीत लिखे हैं इंदु जैन ने। इस फिल्म में कुल मिलाकर 3 गाने हैं और एक सरोद वादन है। इस फिल्म के गीत गाए हैं सुलक्षणा पंडित ने और सरोद वादन किया है उस्ताद अमजद अली खान साहब ने। दिल्ली की एक संस्था है जिसे हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, यानी BRA के नाम से जानते हैं। उस संस्था के बहुत सारे सीन्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं। इस फिल्म की बहुत सारी शूटिंग BRA में हुई है और उसी से प्रेरणा लेकर इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स साई परांजपे ने फिल्माए हैं। इस फिल्म में अभिनय किया है नासिरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सुधा चोपड़ा, ओम पुरी, मोहन गोखले और अन्य कलाकारों ने। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, बेस्ट डायलॉग अवार्ड्स। ये फिल्म 1980 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है। वैसे इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी कहा जाता है। 10 सुपरहिट फिल्मों में इस फिल्म का भी नाम आता है। इस फिल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार हैं: प्रिंसिपल अनिरुद्ध परमार यानी नासिरुद्दीन शाह, कविता यानी शबाना आजमी, जगदीश यानी मोहन गोखले, दुबे यानी ओमपुरी, मंजू यानी सुधा चोपड़ा और अन्य कलाकार। ये कहानी है एक दृष्टिहीन प्रिंसिपल की। ये कहानी है एक दृष्टिवान टीचर की। ये कहानी है उन तमाम दृष्टिहीन व्यक्तियों की जिन्होंने कभी ना कभी अपना जीवन पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में बिताया है। ये कहानी है उस प्रिंसिपल और उसकी स्कूल नवजीवन अंध विद्यालय की। प्रिंसिपल अनिरुद्ध परमार एक डॉक्टर का पता ढूंढ रहे थे, पर गलती से वो कविता के घर पर चले आते हैं और फिर कविता का गाना सुनकर वो रुक जाते हैं और फिर कविता उन्हें सही पता बताती है। तो फिर वो सही पते पर पहुंच जाते हैं। वहां से वापस लौटने के बाद वो अपने हॉस्टल चले आते हैं। उनका एक सहायक था जगदीश, जो उनका हमेशा साथ देता था, पर प्रिंसिपल परमार को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ
साथ की जरूरत थी। वो किसी की हमदर्दी नहीं चाहते थे, वो सिर्फ मदद चाहते थे। वो आत्मनिर्भर थे और वो चाहते थे कि सभी लोग उन्हें भी आत्मनिर्भर समझे। वो अपने स्कूल के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, फिर वो ब्रेल में किताबें छपवाने की बात हो या फिर विद्यार्थियों को रीडर्स राइटर्स देने की बात हो। वो अपने स्कूल को वो कामयाबी देना चाहते थे जो बाकी स्कूल की थी। वो अपने विद्यार्थियों को कामयाब बनाना चाहते थे। सर चाय सो मैं कर दूँ, तो मुझे दे ये आपकी टैबलेट्स। तुम क्यों इतना कुछ करते हो भाई? सर सर मैं चाहता हूं कि आपके लिए इंडिस्पेंसिबल हो जाऊं। जानते हो जगदीश, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, उस दिन तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। सर दूध में बू कैसी? अरे हाँ, आज सुबह दूध मुझसे जल गया था, और सिर्फ दूध ही नहीं, हाथ भी जरा सा जल गया। सर पता नहीं आप क्यों ये सारा काम खुद करते हैं। आपको रसोई घर में काम करने की क्या पड़ी है? जगदीश, मैं सिर्फ तुम्हें चाय बनाने की इजाजत दी थी। जगदीश, तुम अपना शाम का वक्त यहां क्यों बर्बाद करते हो भाई? हैं? लड़कियों से दोस्ती वोस्ती नहीं है तुम्हारी? नहीं है सर। क्या एक भी लड़की से दोस्ती नहीं है? वैसे वैसे पहचान है सर एक लड़की से, लेकिन उसे दोस्ती नहीं कहा जा सकता। कब से पहचान है? यही 2 साल से। 2 साल से सिर्फ पहचान ही है? अच्छा, है कौन ये लड़की? मेरे एक दोस्त की बहन है सर। वाह वाह, बहुत खूब। तब तो दोस्त से मिलने के बहाने कम से कम रोज तो मुलाकात हो ही जाती होगी। कहाँ होती है सर? क्यों? पिछले महीने दोस्त पिलानी चला गया 6 महीने के कोर्स के लिए। हाँ। तब से मैं उसके घर नहीं गया। अच्छा, तो जगदीश ऐसा करो, तुम आज ही वहां जाओ और जाके कहना कि बहुत दिन हुए दोस्त की चिट्ठी नहीं आई। चिट्ठी तो कल ही आई है सर। ओह जगदीश, यू आर अ होपलेस केस। तुम्हें क्या बिल्कुल एबीसी से सिखाना पड़ेगा भाई? उसके घर जाने के लिए तुम्हें कुछ बहाना चाहिए या नहीं? हैं? अरे अब चलो चलो चलो, निकलो यहां से, जाओ अपने दोस्त के घर जाओ और जाके वही बताना जो मैंने बताया। हैं? चलो चलो। कविता एक ऐसी लड़की थी जिसकी 3 साल पहले शादी हो चुकी थी, पर कुछ कारणवश उसके पति का निधन हो गया था। कविता का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना उसके रिश्तेदार थे, ना उसके सगे संबंधी। सिर्फ कविता की एक दोस्त थी, मंजू, जो कविता से मिलने हमेशा आती थी, कविता को समझाती थी कि उसे बाकी चीजों में भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। केवल वो घर पर रहकर पेड़ पौधों के साथ, अपने संगीत के साथ वो अपने आप को कहीं खो चुकी है। उसे बाहर की दुनिया में आना चाहिए। पर कविता मंजू की बात से सहमत नहीं थी। फिर भी मंजू उसे समझाती थी। इस बार मंजू से अपनी शादी की 10वीं सालगिरह की पार्टी के लिए न्योता देने के लिए आई थी, पर कविता उसे मना कर रही थी। पर मंजू के समझाने के बाद कविता उसके पार्टी में आने की बात को मानती है और कविता उसके शादी की पार्टी में आती है। उसी वक्त उसकी दूसरी बार मुलाकात होती है अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध कविता की आवाज से उसे पहचान लेता है। कविता चौंक जाती है कि केवल एक मुलाकात में ही उन्होंने कविता की आवाज कैसे पहचान ली। तो अनिरुद्ध उसे बताता है कि वो एक बार ही सुनने से किसी की भी आवाज पहचान सकता है। और फिर कविता और अनिरुद्ध की बातचीत बढ़ती है।
तो अनिरुद्ध उसे बताता है कि उसकी एक स्कूल है जहाँ पर वो प्रिंसिपल है और उनके स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जहाँ रीडर्स और राइटर्स की जरूरत होती है। तो वो कविता को कहता है क्यों ना वो भी उनके स्कूल में आए और कुछ बच्चों को संगीत सिखाए, पर कविता उसे मना करती है और कहती है कि वो गाती जरूर है पर वो बाहर नहीं गाती और वो नहीं आएगी। अनिरुद्ध कविता को मनाना चाह रहा था पर कविता साफ मना करती है। यह पार्टी खत्म करके अनिरुद्ध अपने स्कूल आते हैं तो सारे बच्चे खाने के टेबल पर शोर मचा रहे थे। सुरेश कहता है कि वो आज खाने को नहीं आएगा, उसके पेट में दर्द है। अरे वो तो झूठ मूठ का बहाना बनाता है, उसकी रोज की आदत है। अरे आगे बढ़ो यार, अरे चलो भी हम लोग को भी लेना है। रुक जाओ, धक्का मत मारो ना। आज पकौड़े नहीं बनाए क्या? आज नहीं बने, वो तेरी शादी में बनेंगे। आज क्या बनाया है यार? दूध मलाई, पूरी, खीर, आलू पालक, मटर पनीर। चलो लेके जाओ। ए राम प्यारे, ये ले। तू आज खाना नहीं खाएगा क्या? हाँ, मेरी जगह मल कर रखना, मैं अभी आया। अच्छा अच्छा, जल्दी आना। क्या कर रहा है? कितना डालो उसकी प्लेट में? चल, मेरा दिवाला निकालेगा क्या? उलट इधर से। खाना लेकर रोज देर से स्कूल पहुंचता है। हाँ बे भगवान दास, आगे बढ़ो। चलो ठहरो, रोटी लेते जाओ। शाबाश, कौन है बे आगे? चलो चलो चलो। हाय रे कैसी उलझन, फिर से आलू बैंगन। हाय रे कैसी उलझन, फिर से आलू बैंगन। फिर से आलू बैंगन। हाय रे कैसी उलझन, फिर से आलू बैंगन। फिर से आलू बैंगन रामा, फिर से आलू बैंगन। आलू बैंगन के बच्चों, खाते हो चुपचाप कि नहीं? कि बोल दो प्रिंसिपल साहब को। कौन है यहाँ? मैं हूँ सर, पपलू। अच्छा, बदमाश, रिंग लीडर। हाँ? खाना भी तुम ही खिलाते हो और गाना भी तुम ही सिखाते हो शायद। और कौन है? मैं हूँ सर, रामप्यारी सक्सेना। तीसरी कक्षा? हम तो पुराने दोस्त हैं। क्यों बबलू, छुट्टियों में घर जा रहे हो क्या? मुझे यहीं रहना है सर, छुट्टियों में। आप चाचा से कह दीजिए। क्यों भाई, तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते? उसकी सौतेली माँ रहती है सर, वहाँ गांव में। वो बात नहीं है सर, सौतेली माँ बुरी नहीं है, मतलब मारती वारती नहीं है, कभी कभी डांट लेती है बस। अंकल नहीं डांटते? बहुत कम। जैसे परसों आपको कहा था ना कि अंकल दाल कम पड़ जाए तो पानी मिलाते हैं, तब डांटा था। पर वहाँ गांव में मेरा दिल नहीं लगता, सारे दोस्त तो यहीं रहेंगे ना। हाँ? प्रिंसिपल अनिरुद्ध परमार जितने सख्त थे उतने ही नर्म दिल इंसान थे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे उनके पास शिकायत लेके आते थे। कभी किसी ने किसी की चीज चुराई हो या फिर किसी ने किसी का टिफिन खा लिया हो। प्रिंसिपल सबकी बातें सुनते थे। उसी वक्त 10वीं कक्षा के कुछ बच्चे उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके पास ब्रेल बुक्स की कमी है। तो प्रिंसिपल उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके पास बुक भले ही ना हो पर उनके लिए वो रीडर का इंतजाम कर देंगे। यह कविता की दोस्त मंजू आती है कविता के पास। उसे कहती है कि अब दिवाली का त्योहार आ रहा है तो इसीलिए वो शॉपिंग के लिए जा रही है, पर कविता उसके साथ चलने से मना करती है। तो मंजू उसे कहती है कि वो दिए खरीदने के लिए ब्लाइंड स्कूल जा रही है। मंजू की इस बात से कविता मंजू के साथ चलने के लिए तैयार होती है और दोनों भी ब्लाइंड स्कूल आते हैं। वहां पर कविता पहली बार आती है। बच्चों के बनाए हुए
खूबसूरत दिए देखकर कविता चौंक जाती है और कुछ पल तो देखती रहती है। इतने अलग अलग तरह के दिए, अलग अलग रंग, अलग अलग आकृति, सभी के दिए अलग अलग थे। कविता देख रही थी और कविता के मन में ख्याल आता है कि क्यों उसने इस स्कूल में काम करने से मना किया। तभी उसकी दोस्त कुछ दिए खरीदती है और उन बच्चों से पूछती है कि वो हिसाब किताब में कभी गलतियां नहीं करते। तो वो बच्चे बताते हैं कि वो कम से कम गलतियां करते हैं, पर कभी कभी गलतियां हो जाती है। कविता ये सब देख रही थी। हर एक बच्चे को कविता देख रही थी, किस तरह वो दिए बना रहे थे, किस तरह वो सभी की आवाज को सुन रहे थे। अचानक एक बच्चा कविता से कहता है कि उसने ये दिया बनाया है और कविता मन ही मन ये फैसला करती है कि वो इस स्कूल में आएगी और इसी स्कूल में काम भी करेगी। इसीलिए कविता प्रिंसिपल अनिरुद्ध परमार से मिलने उनके ऑफिस चली जाती है। आप कॉफी ही लेंगी ना, या कुछ ठंडा? जी नहीं, काफी ठीक है, शुक्रिया। तो आप हैं मिसेस प्रसाद? बड़ी खुशी की बात है, आपने अपना इरादा बदल दिया। क्यों, सच नहीं है? सच है, आप सब कुछ जानते हैं। ये नहीं जानता कि आपने अपना इरादा बदलने में इतना वक्त क्यों लिया। बस ऐसे ही। कुछ पर्सनल बात है? जी। तो फिर इरादा बदला कैसे? कुछ चेहरे, कुछ मोमबत्तियां, कुछ स्पर्श। आप हफ्ते में कितने दिन आ सकेंगी? 7। वाकई? बहुत खूब। वैसे 6 ही काफी है, हमारे यहाँ भी इतवार को छुट्टी होती है। आप बच्चों को गाने सिखाएंगी? गाने, कहानियां, नाटक, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। आप ही बताइए इसमें से क्या सिखाएं। मैं यही चाहूंगी बेचारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। देखिए, एक छोटी सी अर्ज है, एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाएं उतना अच्छा होगा। बेचारा। हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी जरूर है, लेकिन उस कमी का बार बार एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं है किसी को भी। बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि जिंदगी में फिर भी उम्मीद है। ये कैसे होगा आप सोचेंगी? बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर आप उन्हें कुछ देंगी तो वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। किसी का किसी पर एहसान नहीं, कोई बेचारा नहीं। ठीक? ठीक। कॉफी? हाँ, थैंक यू बाला। नहीं, मैं बना। सिट डाउन प्लीज, प्लीज सिट डाउन। आप यहाँ आई हैं, मेहमान नवाजी मुझे करने दीजिए। मैं तो सिर्फ मदद। जब मदद की जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, ये तो मेरे रोज का काम है। आपकी कॉफी लीजिए ना। प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन अगर कोई बिला वजह मेरी मदद करना चाहे तो मैं इरिटेट हो जाता हूं। आई एम सॉरी। आप कॉफी लीजिए ना। सॉरी कह तो दिया। मैं आरसी मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी
आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आरजे मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद। मैं हूं निकिता, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है स्पर्श। कविता पहले दिन से संस्था में बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। कविता बच्चों को संगीत, हैंडीक्राफ्ट सिखाया करती थी और फिर कभी कभी कहानियों की किताबें या फिर अन्य किताबें पढ़कर सुनाती थी। कविता धीरे धीरे बच्चों की अच्छी दोस्त भी बन गई थी। प्रिंसिपल अनिरुद्ध परमार भी खुश थे। धीरे धीरे कविता और उनकी भी दोस्ती बढ़ रही थी। कभी कविता को घर छोड़ने के बहाने वो कविता के घर जाते थे या फिर कविता उनसे मिलने उनके ऑफिस आती थी। इस बार उनके स्कूल का एनुअल फंक्शन था, इसीलिए कविता पूरी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी और कविता बच्चों को हर एक पार्ट सिखा रही थी। फिर वो नाटक का हिस्सा हो या फिर गीत का हिस्सा, कविता ने पूरी तरह अपने आप को संस्था के लिए समर्पित कर दिया था। और वो दिन आता है जिस दिन एनुअल फंक्शन होता है और सारे बच्चों को सभी कमेटी के मेंबर्स के द्वारा सराहा जाता है और इस पूरे काम का श्रेय जाता है कविता को। कविता ने अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से बच्चों को सिखाया था और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए कविता और अनिरुद्ध परमार पहली बार एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं डिनर के लिए। बहुत तारीफ सुनी है इस रेस्टोरेंट की। वैसे आज पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ के स्प्रिंग रोल्स बहुत मशहूर हैं। आज सैटरडे है ना, डांस भी होगा। ओ, आप पहले आई हैं यहाँ? काफी बार। बहुत पहले। ओ, मेन्यू सर। ओह थैंक यू। आप क्या लेंगी? सूप से शुरू करते हैं। आप मेन्यू पढ़िए। आप कौन सा सूप लेंगे? शार्क्स फिन क्रैब मीट, आमंड बीन कर्ड, शार्क्स फिन चिकन, बर्ड्स नेस्ट चिकन, हॉट एंड सास सूप। फिलहाल आप इतना ले आइए। ये सर।
और हाँ, जरा पानी लाइए। पानी तो रखा है सर। ओह, हाँ ठीक है ठीक है। So the three blind mice got their tails cut off by the farmer's wife. Sweet corn soup, sir. Ah, that smells good. हाँ तो ओह, मैं बच्चा नहीं हूँ। I'm sorry. देखा, आपने मुझे बच्चा साबित करके ही छोड़ा। आप खामोश हैं। क्या सोच रही हैं? शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं तो डांसिंग देख रही थी, म्यूजिक सुन रही थी। आप डांस करती हैं? करती थी। आपने मुझसे नहीं पूछा? मैंने नहीं सोचा कि। क्यों नहीं? मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। कहते हैं। आप आजमाएंगी? जी मैं I'm sorry, मैं डोंट वरी, कोई बात नहीं। बिल? हाँ, वेटर जरा बिल ले आइए। मैडम को दे दिया सर। ये आप क्या कर रहे हैं? बिल मैंने आपसे मांगा था, आपने इनको क्यों दिया? What is the meaning of this? मैनेजर साहब कहाँ हैं? आप क्या बात है सर? ये क्या तरीका है कि बिल लेडीज को प्रेजेंट किया जा रहा है? ये तमीज सिखाई है आपने इनको? अब मुझे मालूम भी नहीं था सर, और इनको दिखता भी नहीं, और एक गिलास भी। तुम जाओ। एक्सक्यूज मी सर, वेटर नया समझता नहीं। ये रहा आपका बिल, 79.50। ले लीजिए, और इसमें से डैमेजेस का भी काट लीजिएगा। कोई डैमेजेस नहीं है सर, ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, आई एम सॉरी। उसी दिन कविता को याद था कि अनिरुद्ध परमार का जन्मदिन है, इसीलिए कविता उन्हें जन्मदिन की बधाई देती है। दूसरे दिन कविता जल्द ही स्कूल आती है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे। उन्हीं के साथ उसी हॉस्टल के एक रसोई में काम करने वाले चाचा का बेटा, जो दृष्टिवान था लेकिन फिर भी उन्हीं के हॉस्टल में रहता था और अपनी पढ़ाई करता था। वो बच्चा सभी दृष्टिहीन बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाता था या फिर कुछ किताबें पढ़कर सुनाता था। इस बार सभी बच्चों की चिट्ठियां आई थी घर से, इसीलिए कविता सभी बच्चों को उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुना रही थी। पर एक चिट्ठी तीसरी कक्षा के बच्चे की थी, पर वो उस वक्त वहां पर हाजिर नहीं था, इसीलिए कविता उसकी चिट्ठी उस दृष्टिवान बच्चे को देती है और उसे कहती है कि वो ये चिट्ठी उसे पढ़कर सुनाए। तो वो चिट्ठी लेकर उसी बच्चे के पास जाता है और उसे गलत चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और कविता वहां आती है, उन दोनों को समझाती है। फिर दोनों बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। यह जगदीश अनिरुद्ध परमार के पास आता है। जिस तरह अनिरुद्ध परमार सख्त थे, पर उसी तरह वो जगदीश के अच्छे दोस्त भी थे। जगदीश के सुख दुख में उन्होंने उसका साथ दिया था। वो जगदीश की हर एक बात जानते थे। जगदीश किसी को चाहता था, जगदीश को वो हर वक्त मदद करते थे। इस बार वो उन्हें बता रहा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे वो आज अपने दिल की बात जरूर कहेगा। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि कविता वहां आती है। कैसे आई आज? आपसे कोई बात छुप कर भी रह सकती है? कैसे जाना मैं आ गई? आपके परफ्यूम ने खबर पहुंचा दी। कैसे आ गई आज? अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। मैं आज पराठे लाई हूँ आलू के।
क्यों? खाने के लिए। कल केक लाई थी, आज पराठे लाई हो। कविता, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? पराठे या केक? तुम्हारा इस तरह हर रोज घर से कुछ न कुछ बना के लाना। भाई यहाँ कैंटीन है, मेस है। सुबह शाम कैंटीन और मेस, वही रूखी रोटी सूखी सब्जी। देखो कविता, ये खाना मैं अकेले नहीं खाता हूँ। स्कूल के सारे बच्चे यही खाना खाते हैं और इस देश में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त। इतनी सी बात को आपने नेशनल इश्यू बना दिया। काश मैं सबके लिए कुछ कर सकती। बताइए, इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर? मैं एहसान से बहुत घबराता हूँ कविता, और लगता है तुम्हारे एहसानों का बोझ मेरे लिए भारी बनता जा रहा है। कैसा एहसान? 2 पराठे और 1 केक? मजाक मत करो। तुम्हारा स्कूल में आना ही एक किस्म का एहसान है। तुम्हें हम ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे पाते हैं। शुरू में सिर्फ 1 घंटा तय हुआ था, लेकिन अब तुम दिन भर यहीं रहती हो। अपने लिए? आपने खुद ही तो कहा था मैं बच्चों को कुछ दूंगी तो वो भी मुझे देंगे। बहुत दिया है उन्होंने मुझे, बहुत कुछ। वो किसी को क्या देंगे बेचारे। ये लफ्ज मना था, याद है? बेचारा। तुम्हारे लिए मना था, मेरे लिए नहीं। आखिर मैं भी तो उन्हीं में से हूं, एक बेचारा। दूसरा कोई हमदर्दी दिखाए तो आप कितने नाराज हो जाते हैं, लेकिन अपने आप से कितनी हमदर्दी है आपको। यू फुल ऑफ सेल्फ पिटी। कविता, आज बोलने दीजिए। सच उतना ही कम समझ पाती हूँ। मुझे समझने की कोशिश मत करो कविता। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। मुझे अपनी अंधेर नगरी में अकेला रहने दो। अंधेरे में आप अकेले नहीं हैं, मैं भी तो अंधेरे में ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे अंधेरे में फर्क है। क्या हमारा उजाला एक नहीं हो सकता? क्या कह रही हो तुम? एक सादा सा सवाल पूछा मैंने। तुम प्लीज चली जाओ कविता, प्लीज। मैं बहुत थक गया। कविता के जाने के बाद अनिरुद्ध कविता के बारे में सोच रहा था। यह कविता अपने घर वापस आती है। उससे मिलने उसकी दोस्त मंजू आती है। मंजू भी धीरे धीरे समझ रही थी कि कविता अनिरुद्ध को चाहती है और मंजू इस रिश्ते से खुश भी थी। धीरे धीरे कविता और अनिरुद्ध की दोस्ती बढ़ रही थी और फिर वो दोनों एक फैसला लेते हैं सगाई करने का, और दोनों सगाई कर लेते हैं। उन्हीं से मिलने कविता की दोस्त और उसके पति चले आते हैं। कविता और उसके दोस्त कुछ काम से बाहर चले जाते हैं तो उसी वक्त मंजू के पति अनिरुद्ध से कहते हैं कि वो बहुत ही लकी इंसान है कि कविता ने उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, वरना उनसे कौन शादी करता। आखिर वो दृष्टिहीन होकर भी कविता ने उनके साथ शादी करने के लिए हाँ भी भर दी है। उसकी इस बात से अनिरुद्ध बहुत परेशान हो गया था। उसे ऐसे लगने लगा था कि कविता ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ तो कर दी है, पर वो दिल से खुश नहीं है। वो केवल एक जिम्मेदारी के तौर पर उनसे शादी करना चाहती है। और फिर दुबे भी उनसे यही कहता है कि आखिर वो दृष्टिहीन होने के बावजूद कविता ने उनके साथ शादी करने का फैसला लिया है। अनिरुद्ध को ऐसे लगने लगता है कि कविता उसके साथ शादी करके उस पर एहसान कर रही है। और फिर अनिरुद्ध कविता के पास आता है शादी के सिलसिले में बात करने के लिए। अनिरुद्ध कविता से उसके पति प्रसाद के बारे में पूछता है।
कविता, तुम प्रसाद के बारे में कभी कुछ नहीं कहती हो। क्या कहूँ, आप उन्हें जानते ही नहीं थे। तभी तो मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे वो। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, ना ही किसी ने उनकी। अगर मैं ये कहूँ कि उनमें कोई नुक्स ही नहीं था तो आप यकीन नहीं करेंगे। एक दो चीजों को लेकर हमारा रोज झगड़ा होता था। हमारी शादी के 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत खुश थे हम लोग। कविता, तुमने प्रसाद के साथ इतनी खुशगवार जिंदगी गुजारी है, क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि ये शादी तुम्हें एक बहुत ही मुश्किल और सूनी जिंदगी की तरफ ले जा रही है? क्या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होता कभी? पछतावा? कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने फैसले से खुश हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। ड्यूटी? बहुत सोच समझ के मैंने एक कदम उठाया। मुझे मालूम है उन्हें मेरे फैसले पे नाज होता। वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके दुख में मैं सारी उम्र उदास रहूं, और यही मेरे साथ हो रहा था। अपने गम में बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई थी मैं, और फिर इत्तेफाक से मैं यहाँ आ गई। एक अरसे बाद ऐसा लगा प्यार ही जीवन में सब कुछ नहीं है। समवन नीड्स मी। मैंने यहाँ नेत्रहीन बच्चों को पाया, आपको पाया। जिंदगी में फिर से मतलब आ गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया आपके साथ। कोई आम औरत कर सकती है? मैं ठीक ही कहता हूँ, वो देवी से कम नहीं। मैं अपने फैसले से खुश हूँ। हैप्पीली मैरिड टू अ ब्लाइंड मैन। उसके लिए तो ये शादी जेल की तरह ही थी। प्यार ही जीवन में सब कुछ नहीं है। समवन नीड्स मी। Do you think English is keeping you away from all the discussions, conversations and debates? Do you think that because of your bad English, you are lacking behind? Or do you think that you are good at everything, but English is stopping you from going further? Well. No need to think so, because Radio Udan has come up with a brand new show on English called Mystery of 26 every Monday 9 to 10 p.m. and repeat every Tuesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma. So get ready for learning English with Radio Udan. आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। वेलकम बैक। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं हूं निकिता और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बायोस्कोप, और आज की फिल्म है स्पर्श। इस बार तो कविता की बातों से अनिरुद्ध को पूरा यकीन हो गया था कि उसने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। लोग उसे गलत समझ रहे हैं। कविता ने उनके साथ शादी करने का फैसला केवल उनकी जरूरत को देखकर किया था। कविता उसे कभी प्यार नहीं करती थी, कविता उसे कभी चाहती नहीं थी। केवल वो एक सहारा बनना चाहती थी, सबकी नजरों में ऊंचा उठना चाहती थी। शक यकीन में बदल गया था जब कविता ने उनसे बात की थी। इसीलिए वो फैसला लेते हैं कि वो कविता से शादी नहीं करेंगे, और वो कविता से मिलने चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो ये शादी तोड़ देना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी वजह ना वो बताना चाहते हैं ना वो बताएंगे। कविता अनिरुद्ध से कुछ नहीं कह पाती और उसके फैसले से परेशान होती है। दूसरे दिन से अनिरुद्ध भी खोया खोया रहने लगा था। उसका मन
किसी भी काम में नहीं लग रहा था। आखिर उसने ये फैसला ना चाहते हुए भी लिया था। उसे ऐसे लगने लगा था कि कविता उसका सहारा बनना चाहती है, उसका साथ नहीं देना चाहती। या कविता भी अब अपने काम से काम रखने लगी थी, कटी कटी से रहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उनके हॉस्टल में एक एग्जीबिशन होने वाला था, इसीलिए कविता पूरा मन उस एग्जीबिशन के काम में लगा रही थी। सभी बच्चों को वो हस्तकला सिखा रही थी। कविता अपने कुछ दोस्तों को उस स्कूल में लाती है हस्तकला सिखाने के लिए। प्रिंसिपल परमार को ये बात पता चलती है। वो कविता पर गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनकी इजाजत के बिना इन लोगों को कैसे लाई। तो कविता उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि वो आगे से कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे पूछेगी। एग्जीबिशन बहुत धूमधाम से होता है, सभी को सराहा जाता है। एग्जीबिशन के कारण स्कूल को छुट्टियां मिली थी, इसीलिए सभी बच्चे पढ़ाई छोड़कर गाने सुन रहे थे या फिर मस्ती मजाक कर रहे थे। तो कविता कुछ बच्चों को डांटती है, उन्हें कहती है कि उन्हें पढ़ना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि उनके पास ब्रेल बुक्स की कमी है, इसीलिए वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कविता अनिरुद्ध के पास शिकायत लेके आती है। आज एक बात महसूस की है जिसकी वजह से कुछ अपसेट हूँ। अच्छा, क्या बात? कहिए। हाँ? हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं। आज खाली वक्त मिला तो पढ़ने के बजाय सब बच्चे मटर गश्ती कर रहे थे, लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा था। अच्छा। मैंने एक दो को डांटा तो कहने लगी इसमें हमारा क्या कसूर। 2 साल से लाइब्रेरी में कोई नई किताब नहीं आई। अगर ये सच है तो बहुत अफसोस की बात है। इतना पैसा खर्च होता है, क्या बच्चों के लिए नई किताबें लाना जरूरी नहीं? अंधे बच्चों की जरूरतों के बारे में मुझसे कुछ कहने से पहले अगर आपने एक बात की जांच की होती तो अच्छा था कि पिछले 3 सालों में ब्रेल में कितनी नई किताबें छपी हैं इन बच्चों के लिए। मालूम है आपको? ब्रेल में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स छपती हैं, भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास। लेकिन हल्की फुल्की कहानियों से दिल बहलाने वाली किताबें कितनी हैं ब्रेल में? क्या आप समझती हैं कि अंधे बच्चों को परियां और राक्षस और सिंदबाद और ईसप और टार्जन और मिकी माउस ये सब पसंद नहीं आते? अरेबियन नाइट्स, साइंस फिक्शन, एडवेंचर स्टोरीज, बीरबल के किस्से, क्या ये छपे हैं ब्रेल में? जी नहीं। नॉर्मल बच्चों के लिए हर रोज हजारों किताबें छपती हैं और यहां मैं इसी इंतजार में रहता हूं कि कब कोई नई किताब ब्रेल में छपे और कब मैं उसे अपने बच्चों के लिए खरीद लूं। अगर नॉर्मल बच्चों की किताबों में से 10% भी ब्रेल में ट्रांसक्राइब हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैदान मार लिया। लेकिन यह काम तो किसी बड़े दिल वाले नॉर्मल आदमी को करना पड़ेगा। ब्रेल सीखकर किताबों की सुंदर दुनिया अंधे बच्चों के लिए खोल देना यह आसान नहीं है, यह मुश्किल काम है। गाने सिखाना, कहानियां सुनाना, गुलदस्ते बनाना, ये सब ऊपरी बातें हैं। आपने मुझे सवाल पूछा, उसका जवाब ये रहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको यहां आए 6 महीने हो गए हैं, क्या आपने ब्रेल सीखना लाजमी समझा? अनिरुद्ध की बात से कविता मन ही मन ठान लेती है कि वो ब्रेल जरूर सीखेगी और ब्रेल में बुक्स भी बनाएगी। इसीलिए कविता दूसरे दिन से ब्रेल सीख रही थी। वक्त बीता जा रहा था और कविता धीरे धीरे ब्रेल सीख रही थी। और वो वक्त आ गया था जिस दिन कविता ने पूरी तरह ब्रेल सीखा था और अब कविता ब्रेल में किताबें बनाने लगी थी। कविता की संस्था के प्रति निष्ठा देखकर एक तरह से अनिरुद्ध खुश था, लेकिन
मन ही मन वो परेशान था। आखिर उसने कविता से रिश्ता तोड़ दिया था। उस दिन से कविता उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, न उसके साथ घुल मिल रही थी। कविता संस्था में अपना स्थान बना रही थी। कविता का संस्था में बार बार आना अनिरुद्ध को परेशान कर रहा था। वो कविता को किस तरह मना करे वो सोच रहा था, पर उसके सामने कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। आखिर वो कविता से मिलने चला जाता है। इस बार उसने पूरी तरह तय कर लिया था कि वो कविता से कहेगा कि वो संस्था में आना बंद करे। मैं चाहता हूं तुम स्कूल में आना बंद कर दो, वहां के सारे संबंध तोड़ दो। क्या मैं स्कूल में, संस्था में फिर कभी नहीं आऊं? यही बता रहे हैं आप? बता नहीं रहा हूं कविता, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसकी वजह तो पूछ सकती हूँ। वजह कई सारी हैं कविता, जैसा भी है, तुम्हारे सारे नेक इरादों के बावजूद फिर भी तुम वहां आउटसाइडर हो। हालांकि तुमने संस्था के लिए बहुत काम किया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कुछ हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर का आदमी, मतलब नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता। जैसे कई सारी बातें हैं जो मैं समझा नहीं सकता। मतलब जैसे दूसरे टीचर कहीं तुम्हें रिजेंट न करने लगे कि तुम स्कूल के कामों में इतना हिस्सा, इतनी क्यों ले रही हो, और फिर तुम्हारे क्वालिफिकेशंस भी तो नहीं है, और फिर स्कूल का सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ नहीं, बस यही 2-3 बातें। ये सब आर्ग्यूमेंट्स, ये सब बातें क्या आपको खुद जायज लगती हैं? नहीं, मुझे भी नहीं लगती। मैं आउटसाइडर कब से बन गई? मेरी वजह से तो संस्था में रोशनी आई थी। आज मेरा नॉर्मल होना ही मेरा सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन बन गया। लेकिन इसीलिए तो मुझे यहाँ बुलाया गया था। शायद इस हद तक मुझे नहीं पहचाना चाहिए था। संस्था का जीवन मैंने अपना जीवन माना, यही गलती की। हफ्ते में 1-2 दिन ही आती तो शायद बेहतर होता। कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। आपको डर है कि स्टाफ मुझे रिजेंट करने लगेगा, लेकिन मुझे तो ऐसे आसार नजर नहीं आते। स्टाफ के सब लोग हमेशा मुझसे अपनेपन से मिलते हैं, सिवाय आपके। सच तो ये है कि बच्चों को नहीं, किसी तरह मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूं। कविता, किसी पर्सनल वजह से आप मुझे दूर करना चाहते हैं। नहीं अनिरुद्ध, आप संस्था के प्रमुख हैं। किसी एक की सनक पे संस्था का कारोबार नहीं चल सकता। मैं नहीं जाऊंगी। संस्था में अब मेरा कोई स्थान है। 200 बच्चों की जिंदगी में भी आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकते। अनिरुद्ध, मैं आपकी नजरों से गिर गई। आपने मुझे अपनी जिंदगी से हटा दिया, वजह तक नहीं बताई। मैं सब कुछ चुपचाप सह गई, लेकिन आप अंध विद्यालय से आप मुझे निकाल नहीं सकते। अगर अपने अधिकार के हक में आपने कोशिश की तो मैं विरोध करूंगी। कविता की बात से अनिरुद्ध को ये पता चल गया था कि कविता अंध विद्यालय से कभी दूर नहीं होगी। इसीलिए अनिरुद्ध फैसला लेता है कि वो अंध विद्यालय छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो अपनी ट्रांसफर मांग लेता है कानपुर में, ताकि वो दिल्ली से दूर चला जाए। अनिरुद्ध को पता नहीं था कि कविता ब्रेल सीख रही थी। उसी वक्त जगदीश आता है कविता की चिट्ठी लेके। तो अनिरुद्ध उससे कहता है कि वो चिट्ठी पढ़कर सुनाए, पर जगदीश बता देता है कि चिट्ठी ब्रेल में है। तो अनिरुद्ध चिट्ठी पढ़ लेता है।
कविता चिट्ठी में लिख देती है कि वो संस्था में नहीं आएगी। कविता के इस फैसले से कविता की दोस्त मंजू भी हैरान थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कविता ने स्कूल छोड़ दिया। इसीलिए मंजू कविता को बिना कुछ बताए तय कर लेती है कि वो अनिरुद्ध से मिलने चली जाएगी, उनसे कुछ सवाल जरूर करेगी। इसीलिए मंजू अनिरुद्ध को फोन करती है और उसे कहती है कि वो उससे मिलने आ रही है। तो अनिरुद्ध मंजू से मिलने को तैयार होता है। मंजू अनिरुद्ध से मिलने आती है और अनिरुद्ध से कुछ सवाल करती है। शायद मंजू के बात से अनिरुद्ध मान जाए। तो आपको सब मालूम है? सब? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, और तो और उसे भी नहीं मालूम जिसे होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सगाई क्यों तोड़ दी आपने यूं अचानक बेवजह? आप क्या समझती हैं कि ये सगाई तो खुश हूं? मुझ पर क्या बीत रही है मैं ही जानता हूं। तो फिर क्यों आपने ऐसा किया? I couldn't go through with it. मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाँ, मगर आखिर ऐसा हुआ क्या? जब से हमारी सगाई तय हुई मुझे ये एहसास होने लगा कि ये शादी नहीं यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें कविता आत्म बलिदान देने जा रही है, महान बनने जा रही है, और इस चक्कर में मुझे छोटे से छोटा बनाया जा रहा है। किसी के बनाने से आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो जो होता है खुद होता है। आप ठीक कह रही हैं, मैं जो हूं, लेकिन कविता ने मुझे इसलिए नहीं अपनाया कि मैं हूं, बल्कि इसलिए कि मैं हैंडीकैप्ड हूं, अंधा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसकी हर बात से यही जाहिर होता था। एक अपाहिज से शादी करके वो शहीद होने जा रही, मैं सिर्फ एक जरिया था। दूल्हा मैं बनूंगा क्योंकि मैं अंधा हूं। मुझे हर चीज के लिए हर वक्त उसके सहारे रहना पड़ेगा। वो मेरी सेवा करेगी, उसका सुंदर त्याग कभी खत्म नहीं होगा। यही रहेगी हमारे वैवाहिक जीवन की कहानी, त्याग, सेवा, बलिदान, बस प्यार नहीं। इस नतीजे पर कैसे पहुंचे आप? प्यार वो अपने पहले पति से करती थी। अपने पति को वो बहुत प्यार करती थी। उनका साथ एक सुंदर सपना था जो टूट गया। कई दिनों तक तो यादों में ही खोई रही, असली दुनिया से दूर अपने आप को बचाती रही। अपने दुख की आदत सी हो गई थी उसे। लेकिन फिर खुशकिस्मती से वो यहाँ आने लगी, काम करने लगी। यहाँ आपसे उसकी पहचान हुई। आप दोनों का साथ अच्छा रहा तो उसका अकेलापन भी जाता रहा। धीरे धीरे उसके मन में एक बार फिर प्यार जाग उठा, लेकिन इस प्यार को स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। देखिए, आप उसको पूरी तरह से नहीं जानते, मैं उसे उसके बचपन से जानती हूँ। वो अपने आप को अपराधी महसूस करने लगी कि कहीं वो सुधीर को धोखा तो नहीं दे रही। लेकिन नहीं, ये प्यार फर्क था। ये नया प्यार अलौकिक था। बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसने एक बहाना बना लिया, एक भूमिका बना ली कि इस बार जो प्यार कर रही है तो किसी ध्येय को लेकर, एक प्रेरणा को लेकर। प्यार से बहुत बढ़कर ये बात थी। आपकी थ्योरी बहुत दिलचस्प है, लेकिन समझ में नहीं आई। अपने ही अहम में आप इतने मग्न हैं कि आप दूसरों की प्रॉब्लम समझ नहीं पाते। क्या कॉम्प्लेक्सेस आप ही को हैं? कविता का कॉम्प्लेक्स आप क्यों नहीं समझ पाते? अच्छा, मेरी बात जाने दीजिए। आप खुद भी तो सोचकर देखिए, क्या पिछले 6 महीनों में आपने कविता की हर बात में, हर चीज में प्यार महसूस नहीं किया? मैंने किया है। वो सचमुच तुम्हें बहुत चाहती है अनिरुद्ध, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हें कविता की नहीं, कविता को तुम्हारी जरूरत है। मंजू के समझाने के बाद अनिरुद्ध कविता को समझने लगता है और फिर उसे एहसास होता है कि कविता को उसकी जरूरत है। कविता उसका सहारा नहीं बनना चाहती, बल्कि उसका साथ देना चाहती है। बस यहीं पर पूरी होती है आज की ये फिल्म स्पर्श। आपको हमारी आज की ये फिल्म और आज की बायोस्कोप कैसे लगी, हमें बताइए जरूर। अपने ईमेल के माध्यम से
हमें अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें स्काइप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान और आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। ऐसे ही आप सुनते रहिए हमारा बायोस्कोप और हमारे रेडियो उड़ान के सारे प्रोग्राम्स। अगर आप कोई फिल्म मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखिए। हम आपकी पसंद हमारे इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपका साथ छोड़ना होगा, पर मैं वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते आपसे मिलने जरूर आऊंगी, इसी वक्त, इसी रेडियो स्टेशन पर, रेडियो उड़ान पर, अगले शनिवार ठीक रात 8 बजे लेके प्रोग्राम बायोस्कोप। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।